सो दोस्तों, बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000 जब आप ढूंढने जाते हो, सिर्फ 4-5 लैपटॉप्स के नाम देख के ये मत सोचो कि ये लैपटॉप खरीद लें या ये लैपटॉप खरीद लें। मैं आपको प्रॉपर नॉलेज देने वाला हूँ, लाइक कौन सा CPU, कौन सा GPU, कौन सी रैम लेनी है, कौन सी रैम का क्या सिग्निफिकेंस है, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना। एंड आपकी हेल्प के लिए मैंने ऑलरेडी लैपटॉप्स को टैग भी कर रखा है, लेकिन टैग को चेकआउट करने से पहले इस वीडियो को एंड तक देखो। एंड अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, मैं बोलूँगा आपके लिए वीडियो नहीं है, बट अगर आपने वीडियो एंड तक देख ली ना भाई, आपकी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज बढ़ने वाली है जो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगी। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम CPUs के बारे में। एंड इंटेल में अगर आप देखोगे तो आपको i5, Core 5 या Ultra 5 सीरीज़ के CPU मिल जाते हैं। एंड अगर राइजन में देखोगे तो Ryzen 5 या Ryzen 7 सीरीज़ के CPU मिल जाएंगे। अब जो इंटेल में मैंने आपको CPU बताया, उनमें सबसे बेहतरीन होता है Ultra 5, फिर आता है Core 5 एंड उसके बाद आता है i5। एंड राइजन में जनरली Ryzen 7 Ryzen 5 से बेटर रहता है। अब इन CPU के नाम को समझते हैं। लाइक अगर मान लो लिखा है Core 5 या Ultra 5, उसके आगे 3 डिजिट का एक नंबर लिखा रहेगा, ठीक है, 115U या 125H या 225H। तो मान लो ये जो 3 डिजिट का नंबर है, लेफ्ट टू राइट मूव करते टाइम जो फर्स्ट डिजिट है, अगर वो 1 से शुरू होती है तो वो सीरीज 1 कहलाती है। एंड अगर मान लो 2 से शुरू हो रही है तो वो सीरीज 2 कहलाएगी। सीरीज 2 सीरीज 1 से बेटर है, भले ही आप Ultra 5 CPUs को देख रहे हो या आप Core 5 CPUs को देख रहे हो। लेकिन जैसे ही हम i5 सीरीज में आते हैं, लाइक i5 का 1335U या i5 का 13420H, इसमें i5 के बाद जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो फर्स्ट 2 डिजिट है वो इसका जनरेशन कहलाती है। लाइक अगर यहाँ पे 12 लिखा है तो 12 जनरेशन, 13 लिखा है तो 13 जनरेशन। ये जनरेशन नंबर जितना ज्यादा उतना बेहतर। एंड इस जनरेशन के और राइट साइड में आपको बाकी परफॉर्मेंस नंबर दिख जाता है। ये नंबर जितना बड़ा रहेगा उतना बेहतर आपके लिए रहेगा। एंड जैसे ही हम राइजन सीरीज की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पे लिखा रहता है Ryzen 5 के आगे 7535HS, या फिर लिखा रहता है 6600H, या लिखा रहता है Ryzen 7 का 7435HS। तो Ryzen 5 या Ryzen 7 के बाद जो 4 डिजिट का नंबर है, उसमें जो फर्स्ट डिजिट है अगर वो 7 से शुरू होता है तो वो 7000 सीरीज कहलाती है, 6 से शुरू होता है तो 6000 सीरीज, 8 से शुरू होता है तो 8000 सीरीज। ये सीरीज नंबर जितना बढ़ता रहेगा उतना आपके लिए बेहतर। एंड उस सीरीज के भी राइट साइड में जो बाकी का नंबर रह जाता है वो आप मान के चलो परफॉर्मेंस स्कोर, ये भी जितना ज्यादा रहेगा उतना बेहतर। लेकिन आपने सारे CPU के नाम में एक चीज नोटिस की होगी, एंड में एक अल्फाबेट लगा रहता है, U, P, H या HS। मतलब HX सीरीज के भी आते हैं, बट वो 50,000 से या 55,000 से ऊपर वाले लैपटॉप्स में आते हैं मोस्टली। तो जो बाकी के अल्फाबेट्स हैं, इसमें से कौन सा वाला कंसीडर किया जाए? देखो, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल कर देगा H सीरीज वाला, उसके बाद आता है हमारा HS सीरीज, फिर आता है P सीरीज एंड लास्ट में आता है U सीरीज। बट ये सिर्फ परफॉर्मेंस के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। बट अगर आप बैटरी बैकअप के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे सिनेरियो उल्टा हो जाता है। U सीरीज आपको बेस्ट बैटरी बैकअप देगा, फिर देगा आपको P सीरीज अच्छी बैटरी बैकअप, फिर आता है नंबर HS सीरीज का एंड लास्ट में आता है H सीरीज का। तो इससे हमें ये मालूम चलता है जितना ज्यादा पावरफुल CPU उतनी कम बैटरी बैकअप, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो उतना ज्यादा बैटरी चूसेगा ताकि उतनी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर दे सके। अब दोस्तों, हमने CPU तो जान लिया, अब GPU के बारे में बात करते हैं। अब देखो, 2 तरह के GPU हैं, एक होता है डेडिकेटेड, एक होता है इंटीग्रेटेड। जो डेडिकेटेड GPU है, इस प्राइस ब्रैकेट में मतलब 50 to 55,000 में आपको RTX 2050 ही मिलने वाला है। तो RTX 2050 का जो 4GB वाला ग्राफिक कार्ड आपको दिखेगा बहुत सारे लैपटॉप्स के नाम के साथ, उसमें आपको सिर्फ 4GB नहीं देखना है, मतलब 4GB का ही मिलने वाला है। 6GB का ग्राफिक कार्ड तो शायद नामुमकिन है अभी इस टाइम पे मिलना, जितनी प्राइसेस बढ़ रखी हैं। लेकिन अगर आपको मान लो 2 लैपटॉप्स दिख रहे हैं, दोनों में ही RTX 2050 मिल रहा है, तो इन दोनों में से कौन से वाले को कंसीडर करना चाहिए? देखो, आपको TGP चेक करनी है। फिर TGP बोले तो टोटल ग्राफिक पावर। अब ये वॉटेज में होती है, लाइक 40 वॉट, 45 वॉट या फिर 65 वॉट। ये वॉटेज जितनी ज्यादा रहेगी उतना बेहतर, मतलब उतनी बेहतर आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, बट एट द सेम टाइम उतनी कम बैटरी बैकअप भी मिलेगी। सेम कॉन्सेप्ट है, जितना ज्यादा पावरफुल GPU उतना ज्यादा वो पावर खाएगा एंड उतनी कम बैटरी बैकअप मिलेगी। अब अगर इंटीग्रेटेड GPU में देखें तो आपको इंटेल सीरीज में मिल जाता है इंटेल का आर्क, इंटेल का Iris Xe एंड इंटेल का Ultra HD। अब इन तीनों में आर्क ग्राफिक कार्ड सबसे बेस्ट है, उसके बाद Iris Xe एंड लास्ट में है इंटेल का Ultra HD। राइजन में अगर देखें तो 800M, 700M या फिर आपको 600M सीरीज के GPU मिल जाते हैं, मतलब iGPU मिल जाते हैं। अब देखो, इन सब में आर्क ग्राफिक कार्ड बेस्ट है जो इंटेल की तरफ से आता है। तो देखो, ये जो 3 डिजिट का आपको नंबर दिख रहा है 800, 600 एंड 700M में, उसमें जो मिडिल डिजिट
डिजिट है उसमें अगर 8 या 9 लिखा है मतलब वो आपकी कैजुअल गेमिंग आराम से करवा देगा, लेकिन अगर 4 या 6 लिखा है तो वो डे टू डे टास्क के लिए बढ़िया है। अब दोस्तों हमने CPU एंड GPU तो जान लिया। यहाँ तक अगर वीडियो देख चुके हो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो एंड इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रैम के बारे में। देखो DDR4 रैम मिल जाएगी, DDR5 रैम मिल जाएगी, LPDDR4 LPDDR5 रैम्स भी मिल जाएंगी। अब LPDDR या DDR के आगे 4 लिखा है या 5 लिखा आपको दिख रहा होगा, ये नंबर जितना ज्यादा रहेगा उतना बेहतर। तो मैं बोलूंगा DDR5 या LPDDR5 रैम्स कंसीडर करना। एंड एक और चीज, ये जो LPDDR है और DDRN में क्या मेन डिफरेंस होता है मैं बता देता हूँ। LPDDR मदरबोर्ड में सोल्डर्ड रहती हैं तो इनको आप फर्दर अपग्रेड नहीं कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम ये काफी कम पावर कंज्यूम करती हैं लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा निकाल कर देती हैं, तो बैटरी बैकअप आपको अच्छी मिलेगी जिन भी लैपटॉप्स में आपको ये रैम मिल जाएगा। और अगर DDR सीरीज के रैम की बात करूँ तो DDR रैम्स जो होती हैं वो पावर ज्यादा कंज्यूम करती हैं एंड परफॉर्मेंस भी तगड़ी निकाल कर देती हैं, बट एट द सेम टाइम इनको आप फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हो। लाइक 8 GB का रैम है तो 16 GB में कन्वर्ट कर सकते हो या 24 GB में या 32 GB में कन्वर्ट कर सकते हो। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। देखो IPS डिस्प्ले, OLED डिस्प्ले, VA डिस्प्ले एंड TN डिस्प्ले, ये 4 डिस्प्ले मिल जाती हैं। TN डिस्प्ले बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है और बाकी OLED, IPS एंड VA में सबसे टॉप पे आता है OLED, फिर आता है IPS, फिर आता है VA। अब अगर आप गेमिंग वगैरह इतनी ज्यादा नहीं करने वाले हो, सिर्फ आपका डे टू डे टास्क है, मीडिया कंज्यूम करना है, देन मैं बोलूंगा आप OLED कंसीडर कर सकते हो। थोड़ा महंगा आता है ये डिस्प्ले, बेस्ट डिस्प्ले, बट मीडिया कंजप्शन के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हो तो मेक श्योर डिस्प्ले में एटलीस्ट 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होना चाहिए। रेस्पॉन्स टाइम भाई 3 मिलीसेकंड टू 5 मिलीसेकंड एट द मोस्ट, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड IPS डिस्प्ले मेरे हिसाब से बेस्ट रहता है, OLED थोड़ा ओवर एक्सपेंसिव हो जाता है, इसलिए मैं बोलूंगा IPS डिस्प्ले को आप कंसीडर कर सकते हो। और हाँ एक और चीज, IPS डिस्प्ले एंड VA डिस्प्ले में आपको 45% NTSC नाम की कलर गैमेट दिख जाती है। अगर इसमें 100% sRGB मेंशन्ड है कहीं तो कलर एक्यूरेसी के मामले में वो बहुत बढ़िया रहेगा, बट इस प्राइस में मोस्टली ये डिस्प्ले नहीं आते हैं जिसमें 100% आपको sRGB मिल जाए। OLED डिस्प्ले मिल रहा है तो उसको कंसीडर कर सकते हो, उसमें आपको बेस्ट कलर एक्यूरेसी मिलने वाली है। तो अगर आपका एडिटिंग का काम है या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग का काम है, आप OLED डिस्प्ले कंसीडर कर सकते हो या फिर आप IPS डिस्प्ले कंसीडर कर सकते हो जिसमें 100% sRGB मेंशन्ड हो। अब दोस्तों सीधा SSD के बारे में बात करते हैं। देखो SSD में बहुत ही सिंपल है मामला, Gen 3 SSD या तो Gen 4 SSD मिलने वाली है इस प्राइस ब्रैकेट में। Gen 4 SSD भी बहुत कम लैपटॉप्स में आपको दिखेगी। इन दोनों में Gen 4 SSD को आप टॉप प्रायोरिटी पे रखना, बट अगर मान लो किसी भी कारणवश आपको Gen 4 SSD नहीं मिलती है तो Gen 3 SSD विल डू द जॉब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी एक चीज आप जरूर देख लेना कि लैपटॉप में आपको SSD को अपग्रेड करने वाली सुख सुविधा मिल जाए। सो दोस्तों यही है कुछ बेसिक नॉलेज जो आपको होनी चाहिए लैपटॉप खरीदने से पहले। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से लैपटॉप्स को आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन उससे पहले बता दूं टोटल 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है प्रोडक्टिव यूजर्स एंड आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो क्या क्या यूज केसेस रहते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी है हमारी क्रिएटिव यूजर्स, इनके भी क्या क्या यूज केसेस रहते हैं आप देख सकते हो। एंड हमारी फिर तीसरी कैटेगरी है परफॉर्मेंस बेस्ड यूजर्स। अब दोस्तों डायरेक्टली आपको कैटेगरी वाइज लैपटॉप बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप प्रोडक्टिव यूजर वाली कैटेगरी में फॉल करते हो, आप कंसीडर कर सकते हो लेनोवो का थिंकबुक 16, दूसरा आप कंसीडर कर सकते हो MSI का मॉडर्न 14, या तीसरा लैपटॉप आप कंसीडर कर सकते हो सैमसंग का गैलेक्सी बुक 4। तीनों ही लैपटॉप काफी बढ़िया हैं, U सीरीज एंड HS सीरीज के साथ आते हैं। बैटरी बैकअप आपको डिसेंट मिल जाती है, परफॉर्मेंस भी काफी डिसेंट निकाल कर देते हैं। थिंकबुक वाला तो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल कर दे देता है क्योंकि HS सीरीज का उसमें CPU मिल जाता है, बट बाकी के जो 2 हमारे लैपटॉप्स हैं उनमें आपको U सीरीज के CPU मिल जाते हैं एंड बेसिक काम काज, थोड़ी बहुत एडिटिंग, कैजुअल गेमिंग भी हैंडल कर सकते हैं। अगर आप दूसरी कैटेगरी में फॉल करते हो दैट इज क्रिएटिव यूजर्स, आप कंसीडर कर सकते हो मोटोबुक जो मोटोरोला की तरफ से आता है। बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप है, मेटल बिल्ड क्वालिटी, OLED डिस्प्ले एंड Core 5210H वाला CPU मिल जाता है, प्लस DDR5 रैम है, अपग्रेड वगैरह सब कुछ कर सकते हो। एंड जो दूसरा लैपटॉप है दैट इज थिंकबुक 16, ये भी बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप है, लेनोवो की तरफ से आता है। इसको भी आप आंख बंद के कंसीडर कर सकते हो अगर आप क्रिएटिव यूजर में फॉल करते हो। और अगर आप हमारी तीसरी कैटेगरी परफॉर्मेंस यूजर्स कैटेगरी में फॉल करते हो, आप कंसीडर कर सकते हो Asus का टफ गेमिंग A15 या फिर आप कंसीडर कर सकते हो Acer का Aspire 7। दोनों में ही RTX 2050 मिल जाता है, बट अगर आप मेरी पर्सनल राय लोगे, मैं बोलूंगा भाई Asus का टफ गेमिंग A15 स्लाइटली बेटर है क्योंकि DDR5 रैम है, CPU थोड़ा सा बेटर मिल जाता है एंड ओवरऑल थर्मल्स भी बेटर है। वैसे आप क्या सोचते हो इन सारे लैपटॉप्स के बारे में, कमेंट करके बताना। एंड यही है पूरी वीडियो। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, नॉलेज भी बढ़ाएगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताओ अगर आपका कोई भी सवाल है, सुझाव है। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।